एसिड बेस बैलेंस डिसऑर्डर होते क्या है, जैसे एसिड और बेस में जब इम्बैलेंस होता है, जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो एसिड बेस बैलेंस डिसऑर्डर है, उससे को अपन किससे असेस कर सकते हैं, जो एबीजी एनालिसिस होता है उससे। तो एबीजी एनालिसिस है वो जरूरी होता है एसिड बेस बैलेंस डिसऑर्डर को असेसमेंट करने के लिए। एबीजी एनालिसिस क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है उस ब्लड में जो गैसेज होती हैं उनके लेवल को अपन क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, जिसके अपन किस किस चीज़ को देखते हैं, एक तो जो पीएच होती है उसको देखते हैं, बाइकार्बोनेट को देखते हैं, और प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और जो कार्बनिक एसिड होता है उसके लेवल को देखते हैं। तो जो 3 पैरामीटर्स होते हैं जो जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं एबीजी एनालिसिस में, पीएच होता है, बाइकार्बोनेट होता है, पीसीओ2 जो कार्बनिक एसिड के लेवल को इंडिकेट करता है। जो कंपेंसेशन होता है वो कंपेंसेशन क्या होता है, तो कंपेंसेशन क्या होता है, एक्टिविटीज या फिर फाइट ऑफ बॉडीज की एक दूसरे के प्रति फाइट होती है। जैसे किसी एक ऑर्गन के फंक्शन डिक्रीज होते हैं तो उसके सही करने के लिए जो दूसरी ऑर्गन के फंक्शन है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे किडनी एक फेल हो जाए तो जो दूसरी किडनी है उस दूसरी किडनी की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी इस एक किडनी के फंक्शन को रिवर्ट बैक करने के लिए। तो इस कंपेंसेशन में जो पीएच होती है उसको किसके द्वारा असेस किया जाता है, हेंडरसन हेसलबेग जो इक्वेशन होती है उसके द्वारा इस कंपेंसेशन को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पीएच है वो क्या है, पीके प्लस लॉग बेस एसिड, जो बेस होता है वो इंडिकेट करता है बाइकार्बोनेट के आयन को, और जबकि जो एसिड होता है वो कार्बनिक एसिड को। मीन्स जैसे यदि बेस बढ़ता है तो वो इंडिकेट करता है किस चीज को, आपके बाइकार्बोनेट को, और यदि एसिड बढ़ता है तो वो इंडिकेट करता है आपके कार्बनिक एसिड को। नेक्स्ट वन आता है फर्स्ट वन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, जो कार्बनिक एसिड है उनका लेवल तो क्या हो जाए, बढ़ जाए, और बाइकार्बोनेट का आयन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो प्राइमरी जो डिफेक्ट होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, डिक्रीज बाइकार्बोनेट आयन और इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन। जो बाइकार्बोनेट का आयन है उनका तो लेवल बढ़ जाए और जो एसिड का प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाए। बाइकार्बोनेट आयन है वो कम क्यों होते हैं, तो इनके कम होने का कारण है कि जो बाइकार्बोनेट आयन एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में ले लिए जाते हैं। और अभी जो इसमें क्या होता है, प्राइमरी डिफेक्ट इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज डिक्रीज बाइकार्बोनेट और इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन। मैंने बताया ना कि बाइकार्बोनेट का लेवल है वो कम होगा और एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये बाइकार्बोनेट आयन काम में ले ली जाएंगे इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। द कंपेंसेशन इफ बाइकार्बोनेट डिक्रीज, ये कंपेंसेशन होगा यदि बाइकार्बोनेट आयन डिक्रीज होंगे तो कंपेंसेशन मैकेनिज्म स्टिमुलेट होगी, और स्टिमुलेट होकर जो PCO2 लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर उसको कम कर देगी, जिससे कार्बनिक एसिड कम हो जाएंगे, और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के द्वारा इस कंपेंसेशन को किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, जो प्राइमरी डिफेक्ट होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट का आयन है वो बढ़ जाएगा। अब जब बाइकार्बोनेट आयन है वो बढ़ेंगे तो इसको कंपेंसेट करेगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के द्वारा। तो इसमें जब बाइकार्बोनेट आयन बढ़ेंगे तो इसको सही करने के लिए कार्बनिक एसिड भी बढ़ जाएंगे, जिससे जो पीएच है वो वापस क्या हो जाएगी, रेगुलेट हो जाएगी। तो जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है इसको कंपेंसेट किया जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जो प्राइमरी डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, PCO2 है वो बढ़ जाएगी, जो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट आयन है उन बाइकार्बोनेट आयन का लेवल बढ़ चुका, जिसकी वजह से PCO2 बढ़ेगी। अब ये कंपेंसेट होगी रीनल मैकेनिज्म के द्वारा, जो किडनी है उस किडनी वो क्या काम करेगी, जो बाइकार्बोनेट आयन है उनका ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करने लग जाएगी, उनको स्टोर करने लग जाएगी, जिससे इस एसिड को क्या किया जा सकेगा, न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। नेक्स्ट वन आता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में प्राइमरी डिफेक्ट क्या होता है, जो PCO2 है वो PCO2 डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज PCO2। अब इसके लिए जो किडनी है वो काम करेगी, और किडनी कंपेंसेशन के द्वारा क्या करेगी, जो बाइकार्बोनेट आयन है उन बाइकार्बोनेट आयन का यूरिन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीशन करेगी, जिससे बाइकार्बोनेट आयन कम होंगे तो एल्कलोसिस वाली जो कंडीशन है वो डिक्रीज हो जाएगी सडनली, ठीक है।
तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ये 4 टाइप के डिसऑर्डर थे जो एसिड बेस इम्बेलेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट वन आता है कोजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, चाहे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, इन चारों की क्या क्या कोजेज हो सकते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसमें ये होने की संभावनाएं होती हैं। तो देखते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कोज करने के लिए 2 टाइप के कोजेज जिम्मेदार होते हैं, हायर एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये एनाइन गैप क्या होता है, जो केटाइन और जो एनाइन होते हैं, केटाइन और एनाइन, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आता है जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड, इनका जो रेशियो निकल के आता है ना, उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, अपन केटाइन और एनाइन, जो एनाइन गैप होता है उसको बोलते हैं। जैसे लिखा होता है डिफरेंस बिटवीन मेजर केटाइन एंड एनाइन गैप, जो मेजर केटाइन और जो मेजर एनाइन है उनके बीच का जो फर्क होता है उसी को बोलते हैं। और कुछ होते हैं अनमेजर्ड एनाइन, जिनको अपन एनाइन जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होता है एनाइन का उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, लेकिन फिर भी ये पीएच को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दिस अनमेजर्ड एनाइन मेनली कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फेटिक हो गया और ऑर्गेनिक एसिड हो गया। नेक्स्ट वन, जो अनमेजर्ड एनाइंस आर नॉट मेजर्ड बाय रूटीन लैब टेस्ट बट प्रेजेंट इन बॉडी एंड कंट्रीब्यूट टू एनाइन गैप इज नोन एज अनमेजर्ड एनाइंस। जो अनमेजर्ड एनाइंस हैं वो रूटीन लैब टेस्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो एनाइन गैप होता है उसको कंट्रीब्यूट करने में जिम्मेदार होते हैं। और नॉर्मल एनाइन जो गैप होता है वो होता है 12 mmol पर लीटर। अपनी बॉडी में जो नॉर्मल एनाइन गैप होता है वो 12 mmol पर लीटर होता है। जो एनाइन होता है उसमें होता है सोडियम और पोटेशियम, जबकि जो केटाइन होते हैं सोडियम पोटेशियम और एनाइन होते हैं बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड। तो इनका जो नॉर्मल रेशियो होता है दोनों का 95%, रेशियो 86%। इन दोनों का जो बीच का फर्क है होता है 11 से 12 mmol पर लीटर जो नॉर्मल होता है। अगर ये कम या ज्यादा होता है तो वो जिम्मेदार होता है अपनी पीएच एसिड या फिर बेस के लिए। हायर एनाइन गैप जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है वो कौन कौन सी स्थिति में होता है, तो हायर एनाइन गैप जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है वो होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, लैक्टिक एसिडोसिस में, रीनल फेल्योर में, ऑर्गेनिक एसिडूरिया में, अमाइनो एसिडूरिया और एस्प्रिन। ये सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एनाइन गैप होता है वो बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद में वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करने के लिए जिम्मेदार होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में उसमें पोटेशियम का लेवल वो बढ़ जाता है। और पोटेशियम का लेवल क्यों बढ़ता है, क्योंकि यानी हाइपरकेलेमिया देखने को मिलता है। और क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि सेल के बाहर हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। और सेल के बाहर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये हाइड्रोजन आयन है वो एक्सचेंज होते हैं इस पोटेशियम के साथ में इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, जिसकी वजह से ये हाइपरकेलेमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कि जो नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो नॉर्मल में एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एनाइन गैप होता है वो नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करता है। तो फर्स्ट वन तो आता है डायरिया, सेकंड वन रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के टाइप फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, और थर्ड वन आता है इंटेस्टाइनल फिस्टुला। तो ये सभी कंडीशन है जैसे डायरिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और इंटेस्टाइनल फिस्टुला, इसमें एनाइन गैप है वो नॉर्मल होता है लेकिन वो कोज करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। नेक्स्ट वन आता है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। ऐसे कोजेज जो मेटाबॉलिक एल्किलोसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं तो वो होता है वोमिटिंग। अगर पेशेंट को सीवियर वोमिटिंग होता है, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है वो ओबस्ट्रक्ट हो जाए, मीन्स वो पेशेंट खाना ही नहीं खा रहा है जिसकी वजह से। नेक्स्ट वन आता है कुशिंग सिंड्रोम और नेक्स्ट वन आता है एड्रिनल ट्यूमर। तो कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरकोर्टिसोनिज्म देखने को मिलता है और एड्रिनल ट्यूमर होती है जिसकी वजह से हाइपरकोर्टिसोनिज्म देखने को मिलता है। तो ये चारों की चारों कंडीशन भी मिलकर के मेटाबॉलिक एल्किलोसिस कोज करती हैं। नेक्स्ट वन आता है कोजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस होता है उसके कौन कौन से कारण होते हैं, तो एक तो होता है न्यूमोनिया। यदि पेशेंट को जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीज है ना वो सब लगभग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही करते हैं, क्योंकि पेशेंट को ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है बॉडी में और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जैसे न्यूमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, क्रोनिक ओब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज सीओपीडी होगा, या फिर ऐसी कुछ ड्रग्स जैसे नार्कोटिक्स हो गया और सिडेटिव्स होगा, ये ड्रग्स भी रेस्पिरेटरी जो सेंटर है उसको डिप्रेस कर देंगे। मीन्स वो पेशेंट है सांस लेने में
कमजोर हो जाएगा, मीन्स सांस नहीं ले पाएगा। और उस क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उन रेस्पिरेटरी मसल्स को पैरालिसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पेशेंट ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है और वो क्या कोज करते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। नेक्स्ट वन आता है कोजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाए। तो इसमें जो कंडीशंस आती हैं, फर्स्ट वन आता है हाइपर वेंटिलेशन, सेकंड वन आता है हाइपोक्सिया, थर्ड वन आता है हाई एल्टीट्यूड, नेक्स्ट वन आता है हिस्टीरिया, सेप्टिसीमिया और मेनिंजाइटिस। तो ये सभी की सभी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जब उस पेशेंट में रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो हाइपर स्टिमुलेट होगा, हाइपर स्टिमुलेट होगा और हाइपर स्टिमुलेट होकर के ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर रिटेन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलता है। तो अपने 4 डिसऑर्डर देखे हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऐसी कंडीशन जिसमें श्वसन है के दौरान ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होने लग जाए। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा रिटेन होने लग जाए और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले। तो ये दो कंडीशन थी। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है जिसमें बाइकार्बोनेट का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कार्बनिक एसिड का कम हो जाता है, जबकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कार्बनिक एसिड का लेवल है वो बढ़ जाता है और बाइकार्बोनेट का लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये थी रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक की